मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल रोहित फॉडिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग मेरे चैनल पे लगातार बने हुए हैं और आज जो हम लोग 11th क्लास का केमिस्ट्री लेक्चर 1 लेते हैं और इसमें केमिस्ट्री का हमारा लेसन भी 1 हो रहा है, ठीक है। और इसमें देखना है ना कि जो टॉपिक हमारा केमिस्ट्री का है वह मोल कॉन्सेप्ट है और देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो इसमें बातें करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोल होती क्या है, तो मोल एक प्रकार की संख्या होती है। जैसे कि हम लोग क्या जाते हैं कहीं मार्केट वगैरह कहीं भी जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि हमेशा हम बातें पूछते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कि जैसे वस्तु होती है, वस्तु का मूल्य क्या है। तो मोल का मतलब उसका दर क्या है, दर का मतलब उसकी संख्या क्या होती है। जैसे अगर बातें की जाए कि अगर कोई वस्तु खरीद मतलब हम लोग खरीद लिए हैं और खरीदने के बाद यह सोच रहे हैं कि उसका अगर दुकानदार से पूछे कि उसका मूल्य क्या है तो वह बताता है या तो 20 रुपये केजी या 40 रुपये केजी बताता है। तो जो 20 होती है वह संख्या होती है और संख्या ही क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। आगे देखते हैं कि मोल की हम लोग बातें समझेंगे। तो मोल क्या होती है, एक संख्या होती है जो किसी भी परमाणु अणु तथा आयनों की निश्चित संख्या को क्या करती है, व्यक्त करती है। जैसे अगर परमाणु की बातें की जाए तो परमाणु क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का एक सूक्ष्म कण होता है। तो इसके और अणुओं तथा आयनों की एक निश्चित संख्या को यह व्यक्त करती है। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझा कि मोल होता क्या है। तो मोल एक प्रकार की संख्या होती है जो किसी भी पदार्थ में परमाणु अणु और आयनों को क्या करता है, एक निश्चित संख्या के रूप में व्यक्त कर देता है। आगे जब हम नेक्स्ट बातें करते हैं किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु तथा आयनों की संख्या क्या कहलाती है, तो इसे अवगाद्रो संख्या के नाम से जानते हैं। तो जैसे हम कोई पदार्थ लेते हैं, यदि एक कोई पदार्थ लिए और उसके एक मोल में अगर हमको ये बातें करनी होती है कि परमाणु और आयनों की संख्या क्या होगी, तो उसकी परमाणु जो आयनों की संख्या होगी यही क्या कहलाती है, अवगाद्रो संख्या कहलाती है। तो इसे क्या करते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं। इसके बाद हम बातें करते हैं अवगाद्रो संख्या कहाँ से आती है। तो भाई रसायन शास्त्र के महान एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन शास्त्र में एक संख्या की खोज की और वही संख्या क्या कहलाता है, अवगाद्रो संख्या कहलाता है। और इसकी खोज किस संदर्भ में की, तो इसकी खोज उनका संदर्भ यह था कि जब हम किसी पदार्थ को लेते हैं, उस पदार्थ को लेते हैं, यदि उसमें क्या होते हैं कि जो मोल होता है, जैसे हम बातें की जाए कितना मोल से यह पदार्थ बना हुआ है, तो सबसे पहले जो भी पदार्थ बनता है वह किसी न किसी एक मोल से बने या 2 मोल से बने। तो अब एक मोल पे उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला और उन्होंने पाया कि जब पदार्थ के एक मोल में जितने भी परमाणु की संख्या हो या अणु की संख्या हो या आयन की संख्या हो, वही क्या कहलाती है, अवगाद्रो संख्या होती है। और इस आधार पर उन्होंने अवगाद्रो संख्या का एग्जैक्ट मान निकाला। वह संख्या होती है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होती है। कैसे हम लोग यहाँ पे बातें जब करेंगे कि एक मोल जैसे हम ले लेते हैं H2O, एक मोल H2O में पूछा जाए आयनों की संख्या कितनी होंगी, तो वह आयनों की संख्या कितनी होगी, तो वह अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। तो एक मोल H2O में अगर पूछा जाए तो इसको होगा 0.22 गुणे 10 की पावर 23। यह क्या हो गई, H2O में एक मोल की संख्या हो गई। इसी प्रकार हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं कि 6.22 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु अणु और आयनों की संख्या, यानी आयनों का जो समूह होता है, इसे भी हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। कहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकालें कि यदि किसी पदार्थ के एक मोल में जितने परमाणु या अणु होते हैं उन्हीं की जो संख्या होती है अवगाद्रो कहलाती है। और अवगाद्रो संख्या को हम क्या कर सकते हैं, ये परमाणु और आयनों के समूह को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। आगे देखते हैं कि मोल की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो मोल की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि यदि हमें कोई पदार्थ दिया गया है उसके द्रव्यमान में अगर उसे इंगित कर दिया गया है, जैसे अगर बातें की जाए कि 20 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात करें, तो उस संदर्भ में हम लोग यही फॉर्मूला मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें जो पदार्थ होता है, पदार्थ में यानी पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान और उसका आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से हम आगे बताएंगे कि आणविक द्रव्यमान होता क्या है। तो आणविक द्रव्यमान उसके अणु की जो संख्या होती है ना, उस संख्या के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, परमाणु भार को लेते हुए आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे देखते हैं 88 ग्राम जो है CO2 है, इसमें क्या बताना है, मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सीखे हैं कि मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि मोलों की संख्या बराबर जो मोलों की संख्या होती है, इसको निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि मोलों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले लिखेंगे CO2 का द्रव्यमान, आप बटा लिख सकते हैं CO2 का आणविक द्रव्यमान। और यहाँ पे दिख रहे हैं कि CO2 जो दिया गया है, तो CO2 का द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो यह 88 ग्राम दिया गया है
और यहाँ पे CO2 का आणविक द्रव्यमान हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। और आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CO2 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होती है कि जो दिया गया तत्व है इसका परमाणु भार होता है कितना है। तो हम लोग जब यहाँ पे बातें करते हैं कि जो कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, कार्बन की जब बातें की जाए तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इस प्रकार यह कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया। जब तक हमें परमाणु भार याद नहीं होता तो आणविक भार निकालने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो कार्बन 12 है, ऑक्सीजन क्या है 16 है। अब इसका आणविक भार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन कितना है इसमें 1 है इसके अणु, तो लिखेंगे 12 और प्लस O2 के कितने अणु हैं 2 है। अब 2 है तो इसमें क्या करेंगे 16 में 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 16 गुने 2। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 12 होगा और प्लस 16 गुना कितना होगा, 16 गुना हो जाएगा 32। अब दोनों को क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 44, अर्थात 44 होगा। और इसका जो यूनिट होता है आणविक द्रव्यमान का वो होता है AMU। और AMU के बारे में हम समझेंगे कि AMU होता क्या है। तो AMU होता क्या है, तो इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU का पूरा नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है, जो कि आणविक द्रव्यमान निकालने में यही हमें प्राप्त होता है। और क्यों होता है, तो परमाणु जो भार होता है उसी का क्या हो गया, यह यूनिट हो गया। तो यहाँ पे इसका निकल गया। तो अब हम क्या करते हैं, CO2 का द्रव्यमान हमें पता है कि कितना है 88 ग्राम। अब यहाँ से फाइनली हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ CO2 और बाई मोलेकुलर वेट ऑफ CO2। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो मास दिया गया है CO2 का वह कितना है 88 ग्राम। अब बाटा जो मोलेकुलर वेट हम लोग निकाले वह कितना है 44 आ गया है। और इस प्रकार हमें क्या करेंगे, या 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा और यही क्या आ गया 2। हम लोग क्या किए, आसानी से सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया गया रहेगा उसमें हम लोग उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। आणविक द्रव्यमान की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, CO2 का जो भी हो मोलों की संख्या ज्ञात करने में सहायता प्रदान होगी। और 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या बताएं। और यहाँ पे क्या करना है, जो हमें दिया गया है 36 ग्राम H2O है, इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे जल का। तो हमें पता होता है कि नंबर्स ऑफ मोल्स क्या होता है, लिखेंगे वेट ऑफ H2O बाई मोलेकुलर वेट ऑफ H2O। अर्थात जो दिया गया जो जल का भार है और जल का क्या निकाल देना है, आणविक भार याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलेकुलर वेट निकालेंगे इसमें। तो जो आणविक द्रव्यमान होगा जल का, तो लिखेंगे H2O का आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान क्या होता है जल का, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो जल होता है, जल का परमाणु जो भार होता है वो 1 होता है। और ऑक्सीजन का हम लोग अभी देखे हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है 16 होता है इसका परमाणु भार। इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यह कितना है 2 है और ऑक्सीजन 1 है। और जब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 18 AMU। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम लोग जो नंबर्स ऑफ मोल्स है वहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अर्थात मोलों की संख्या बराबर वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो वेट दिया गया है वह कितना दिया गया है 36 दिया गया है। और मोलेकुलर वेट जो हाइड्रोजन का है वह कितना है 18। जब 2 बार में इसे कैंसिल करेंगे तो यह 2 होगा और यही क्या होगा फाइनली आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 प्रश्नों को देखें और आगे देखते हैं नेक्स्ट और प्रश्नों को देखेंगे। 1 ग्राम 0.1 ग्राम H2O में मोलों की संख्या बताएं।
इसमें क्या करना है, 0.1 ग्राम दिया गया है जल, और इसमें क्या है, मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जल का मोलिकुलर वेट निकाल चुके हैं, तो साधारण इसका सॉल्यूशन करेंगे। H2O की मोलों की संख्या इक्वल टू लिख सकते हैं, जो इसका भार दिया गया है वह है 0.1। अब आटा जब इसका निकालेंगे मोलिकुलर वेट वो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव को चेंज करने के लिए 1/16 गुने कर सकते हैं 10, और यह हो जाएगा 1/160। यही बन जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखते हैं ना, जल का जो होता है आणविक द्रव्यमान वो कितना होता है, 18 होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए हम लोग 10 से क्या कर देंगे, 18 में गुना करेंगे तो 180 मोल आ जाएगा। और इस देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। इसमें देखेंगे कि अणुओं की संख्या, जैसे कोई दिया गया है पदार्थ, उसमें पूछ रहा है कि अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए होता है कि अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए मोलों की संख्या में यदि हम मोलों की संख्या में एवोगाद्रो संख्या से यदि हम गुना करते हैं तो वह इस प्रकार प्राप्त हो जाती है अणुओं की संख्या। यानी कि आप लोग क्या समझे कि अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, मोलों की संख्या में एवोगाद्रो संख्या से जब हम गुना करते हैं तो यहाँ से मोलों की अणुओं की संख्या प्राप्त होगी। और यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाता है कि यदि हमें ज्ञात करना है कि मोलों की संख्या, तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला लेंगे कि मोलों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अब आटा में हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23। अर्थात यहाँ से हम लोग क्या करें, यदि क्वेश्चन में दिया गया होगा अणुओं की संख्या और पूछे मोलों की संख्या, जैसे हम लोग क्या सीखे इसमें, जब भार दिया गया हो, जब भार दिया गया हो उस कंडीशन में मोलों की संख्या बताएंगे। और यहाँ से जब अणुओं की संख्या दिया गया हो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन की हम बातें करें, इस पे 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। अणुओं की संख्या ज्ञात करें। और यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें क्या करना है, जो ग्राम में दिया गया है CO2 का भार और इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग के पास क्या है, अब एक सूत्र हो गया है। इस सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे, अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जरूरत है मोल की संख्या ज्ञात कर ले। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मोल की संख्या निकालेंगे और मोल की संख्या निकालकर एवोगाड्रो संख्या से क्या कर देंगे, गुना करा देंगे। और इसमें क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए अणु की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होती है मोल की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4.4 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो इस ग्राम में CO2 का भार अब आई हो जाता है CO2 का आणविक द्रव्यमान। और CO2 का आणविक द्रव्यमान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो CO2 का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 44 AMU होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 44 को रख लेंगे और दशमलव को जब ही हटाएंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा 44/44 गुने 10। और 44 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1/10 और यह होता है 0.1, यही निकल गया मोल। अब यहाँ से क्या करना है, जब मोल निकल गया तो अणुओं की संख्या ज्ञात करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ से क्या करेंगे, अणुओं की संख्या इक्वल टू अणुओं की संख्या इक्वल टू लिखेंगे कि मोलों की संख्या गुना 6.022 गुने 10⁻23। और यहाँ पे क्या है, मोलों की संख्या 0.1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 गुने 0.022 गुने 10⁻23। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जब दशमलव को हटाना होता है तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बाटा में 10 कर लेते हैं। तो दशमलव को हटाएंगे तो 1 गुने लिख सकते हैं 0.622 गुने 10⁻23। अब बाटा में हो जाएगा 10। जब बाटा हम यानी कि जब इसको ऊपर भेजेंगे तो यह पूर्णतः मिल जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर हो जाएगा
22 और यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है अणुओं की संख्या। और इस आधार पे आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बेस पे जो क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे।